क्या आपने कभी सोचा है कि त्वचा विशेषज्ञ और डॉक्टर सोराइसिस के लिए आदर्श आहार का जिक्र शायद ही कभी क्यों करते हैं? इस वीडियो में मैं एक सर्जन और गट माइक्रोबायोम विशेषज्ञ के नजरिए से सोराइसिस को शांत करने के लिए सबसे अच्छे आहार संबंधी उपायों को बताऊंगा। पिछले एक दशक में मैंने कई ऐसे मरीजों के साथ काम किया है जो सोराइसिस से जूझ रहे हैं। ये टिप्स आपको असली व्यावहारिक समाधान देंगे, तो अंत तक जुड़े रहें। इसे मिस न करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम असंतुलन से होने वाली सूजन को उलटने पर केंद्रित हैं। पिछले 12 वर्षों से मैंने उस पद्धति को निखारा है जिसे हम माइंड इम्यूनिटी अप्रोच कहते हैं, जिसने हजारों मरीजों को ऑटोइम्यून बीमारियों और सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं से दवाओं पर निर्भर हुए बिना उबरने में मदद की है। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन जब आप ऑटोइम्यून सूजन को आंतों के स्वास्थ्य के नजरिए से देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आंतों की गड़बड़ी ही सोराइसिस जैसी बीमारियों की जड़ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं और असली सफलता की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या gclinic.com पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको शुरुआत करने के लिए कुछ व्यावहारिक टिप्स दूंगा और आप हमारे मरीजों की सफलता की कहानियां भी देख सकते हैं। इन सुझावों को अपनी सेहत की यात्रा में अपनाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 2021 की एक स्टडी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन रोधी डाइट्स के सोराइसिस पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह 2021 की एक और स्टडी है जिसमें बताया गया है कि खाने की आदतों में बदलाव से लक्षणों में सुधार आ सकता है, और इसमें सोराइसिस के मरीजों के लिए पोषण संबंधी सिफारिशों पर चर्चा की गई है। 2023 की यह स्टडी डाइट और शारीरिक गतिविधि के सोराइसिस पर प्रभाव का विश्लेषण करती है और बताती है कि डाइट और जीवन शैली में बदलाव से सोराइसिस की सूजन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सोराइसिस को नियंत्रित करने के लिए आदर्श डाइट का पता लगाएंगे, चाहे आप लगातार होने वाले फ्लेयर अप्स से जूझ रहे हो या बस अपनी त्वचा को शांत और साफ रखना चाहते हो। सही भोजन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप स्टेरॉइड या इम्यूनोस्प्रेसेंट जैसी कड़ी दवाओं से बचना चाहते हैं। सालों से मैंने कई लोगों को सोराइसिस के लक्षणों को कम करने और सूजन को प्राकृतिक रूप से शांत करने में मदद की है, बिना क्रीम्स और दवाओं पर निर्भर हुए। लेकिन इन लोगों को बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? क्योंकि कई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि सोराइसिस ऐसी चीज है जिसे आपको बस अस्थायी उपायों से मैनेज करना पड़ता है और यह कभी पूरी तरह से नहीं जाता, और वे इसकी जड़ तक नहीं जाते। मेरे अपने शोध और सलाह के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पारंपरिक सलाह अक्सर अधूरी रह जाती है। इस वीडियो में मैं सोराइसिस को नियंत्रित करने के लिए सबसे बेहतरीन डाइटरी स्ट्रेटेजीज, आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए और लंबे समय तक त्वचा को स्वस्थ रखने के तरीके साझा करूंगा। पहला मुख्य बिंदु है सोराइसिस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का महत्व। कई शोध इस बात को उजागर करते हैं कि सोराइसिस को नियंत्रित करने और ठीक करने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अहम भूमिका होती है। 2023 का अध्ययन विश्लेषण करता है कि कैसे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स सप्लीमेंट्स आंत माइक्रोबायोम को बेहतर बना सकते हैं और सोराइसिस मरीजों में सूजन कम कर सकते हैं। एक और 2023 का अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स को न्यूट्रास्यूटिकल्स रूप डर्मेटोलॉजिकल स्थितियों सोराइसिस इलाज इस्तेमाल करने ध्यान दिया गया। और यहाँ 2023 का एक और अध्ययन है जो यह मूल्यांकन करता है कि जीरा आंत के माइक्रोबायोम में सुधार और त्वचा की सूजन को कम करने में कैसे योगदान देता है। असंख्य अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का त्वचा के स्वास्थ्य और सूजन पर, खासकर सोराइसिस जैसी स्थितियों में, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं आसानी से घंटों इसके पीछे के विज्ञान में डूब सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको जल्दी से वो मुख्य बातें बता देता हूँ जो वाकई मायने रखती हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली पौधों से मिलने वाले यौगिक हैं जो मेवे, सब्जियां और जड़ी बूटियों जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, और सूजन को कम करने में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लावोनॉइड्स और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं जो त्वचा के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बात सोराइसिस की आती है तो इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन बढ़ाना आपकी त्वचा की सूजन और फ्लेयर अप्स को शांत करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्य बात यह है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स आदि। इनमें से हर एक समूह आपके शरीर को सूजन से लड़ने और त्वचा के स्वस्थ कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। दुर्भाग्यवश सोराइसिस से पीड़ित कई लोगों में इन आवश्यक यौगिकों की कमी होती है, जिससे त्वचा, आंत और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। लक्ष्य यह है कि आप रोजमर्रा के भोजन से अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन अधिकतम और विविध बनाएं, और ऐसा करके आप अपने शरीर को वे उपकरण देते हैं जिनकी उसे सोराइसिस के मूल कारणों से लड़ने के लिए चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आहार आपको पुरानी सूजन और गंभीर फ्लेयरअप्स के प्रति असुरक्षित बनाता है।
वहीं दूसरी ओर इन यौगिकों से भरपूर आहार स्वाभाविक रूप से आपकी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि हर भोजन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। हर भोजन को इस तरह सोचें कि यह आपकी त्वचा को पोषण देने, आपकी आंत को ठीक करने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने का एक मौका है। और यह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सोराइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि सही भोजन आपकी आंत के माइक्रोबायोम को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जो सीधे आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहाँ से सीखने वाली बात बहुत सीधी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे आपको सोराइसिस को प्रभावी ढंग से संभालने का बेहतर मौका मिलता है। अगर आपके आहार में ये यौगिक नहीं है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आपके सोराइसिस के लक्षण बने रहते हैं या आपको दवाओं की जरूरत पड़ती है। एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम त्वचा की सूजन से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स उस संतुलन को पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा बिंदु जो मैं रखना चाहता हूं वह है सोराइसिस में पोषण संबंधी जरूरतें और मैक्रोन्यूट्रिएंट गिनती। हाल के वर्षों में इंटरमिटेंट फास्टिंग को सूजन कम करने की एक रणनीति के रूप में काफी ध्यान मिला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उतना कारगर नहीं है जितना इसे बताया जाता है, खासकर जब बात त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे सोराइसिस की हो। लंबे समय तक उपवास करना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। असल में 2024 की एक हालिया स्टडी दिखाती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियक डेथ का खतरा चौंकाने वाले 91% तक बढ़ जाता है। लोग सचमुच अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ खाना न खाकर। फिर भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि सोराइसिस से जूझ रहे लोग भी, मानते हैं कि उपवास ही समाधान है। हाँ, अल्पकाल में भोजन छोड़ना फायदेमंद लग सकता है क्योंकि आप अपनी आंत में मौजूद प्रो इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया को खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने बीतेंगे नए लक्षण उभरने लगेंगे। आपको मांसपेशियों की कमी और वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। आपके शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन बढ़ सकते हैं। आपको नींद में बाधा और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और सूजन को और बढ़ा देती है। आपको पाचन संबंधी समस्याएं जैसे मतली, पेट फूलना, भूख में कमी हो सकती है और आपको गंभीर और लगातार थकान महसूस हो सकती है। जब ये समस्याएं विकसित हो जाती हैं, तो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाता है। खाना खाने के बाद आपको पेट फूलना, गैस बनना, सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। ये लक्षण आपको भविष्य में पर्याप्त भोजन करने से रोक सकते हैं, जिससे दुष्चक्र बन जाता है। अगर आपका वजन कम है और आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 या उससे कम है, तो यह विशेष रूप से समस्या बन सकता है। आप हमारी वेबसाइट पर बीएमआई कैलकुलेटर में अपनी लंबाई और वजन डालकर अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है और आपको सोराइसिस है, तो आप गंभीर खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका बीएमआई 13 तक था, जो कि बहुत गंभीर है। जब आपका बीएमआई कम होता है और आपको सोराइसिस भी है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर कैटाबोलिक अवस्था में है, यानी प्रोटीन को बनाने की बजाय तोड़ रहा है, जिससे आपकी त्वचा का ठीक होना और भी मुश्किल हो जाता है। खुशकिस्मती से ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिलता हूं, उनका बीएमआई सामान्य होता है या औसत से थोड़ा ऊपर होता है। सोराइसिस को मैनेज करने और अपनी आंत के माइक्रोबायोम को ठीक करने का हल खाना छोड़ना नहीं है। पहले सूजन को ठीक करें, फिर संतुलित और पोषक आहार बनाए रखें। दुर्भाग्य से बहुत से लोग अपनी स्थिति के लिए सही भोजन ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं और आखिरकार वे खाना ही छोड़ देते हैं, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। सोराइसिस के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन पता करने की बात हो तो कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन पर ध्यान दें। अगर आपका लक्ष्य सूजन को कम करना है, तो मैं सलाह दूंगा कि अपनी रोजाना की कैलोरी का लगभग 50% फैट से, 25% कार्ब्स से और 25% प्रोटीन से लें। हालांकि इस अनुपात को लेकर कोई खास अध्ययन नहीं है, लेकिन यह मेरे अपने क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है, जिसमें अनगिनत मरीजों को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो कार्ब्स और फैट्स को कम करें और प्रोटीन बढ़ाएं। यह तरीका असरदार रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपको वजन बढ़ाना है, तो अपनी कुल कैलोरी बढ़ाना और कार्ब्स व फैट्स के बीच बेहतर संतुलन बनाना सबसे जरूरी है। और एक बार फिर मैं यही कहूंगा, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से फायदेमंद है। अपनी न्यूट्रिशन को सही करके आप लंबे समय में अपनी त्वचा की सेहत और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार ला सकते हैं। आप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन खाते हैं, उनका संतुलन आपके गट माइक्रोबायोम पर गहरा असर डालता है, जो सोराइसिस को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस, ये सभी शुगर, स्टार्च और फाइबर पर पनपते हैं, जो कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे सिंपल शुगर होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देते हैं, जिससे सोराइसिस के लक्षण और भी खराब हो सकते हैं। आप प्रोसेस्ड स्टार्च और रिफाइंड आटे में पाए जाने वाले स्टार्च भी ले सकते हैं, ये भी वही असर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
तरफ अगर आप कॉम्प्लेक्स या रेजिस्टेंट स्टार्च लेते हैं तो ये फायदेमंद बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, और फाइबर भी है जो चुनिंदा रूप से अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों न कार्ब्स को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और यहीं पर कार्निवोर डाइट की बात आती है। यह डाइट मूल रूप से पूरी तरह मांस पर आधारित है। इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं, और कार्निवोर डाइट अल्पकालिक रूप से सोराइसिस में सुधार ला सकती है। यह डाइट कार्ब्स को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिसमें फाइबर, लैक्टोज, स्टार्च और शुगर भी शामिल हैं। और जहां कीटो या लो कार्ब डाइट्स में थोड़ी मात्रा में समस्याजनक कार्ब्स रह सकते हैं, वहीं सख्त कार्निवोर डाइट उन्हें पूरी तरह हटा देती है। और अगर आप कार्निवोर डाइट सख्ती से अपनाते हैं तो आप डेयरी और फाइबर हटा देंगे, जिससे अंत में ऐसा माहौल बनेगा जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं पनप सकते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए शुगर, कार्ब्स, फाइबर होगा। और यह तरीका कभी कभी तब उपयोगी हो सकता है जब सूजन अपने चरम पर हो। लेकिन इसमें एक पेंच है। जहां कार्निवोर डाइट अल्पकालिक राहत के लिए प्रभावी हो सकती है, वहीं यह हर किसी के लिए दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। मूल पैलियो डाइट जिससे कार्निवोर डाइट विकसित हुई, वास्तव में अधिक पौधों पर आधारित थी, जिसमें कभी कभार मांस शामिल होता था, और यह उसी फाइटोन्यूट्रिएंट समृद्ध डाइट के ज्यादा करीब थी जिसे मैं आमतौर पर सुझाता हूं। हालांकि जब आप कार्निवोर डाइट अपनाते हैं तो यह सूजन को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह दीर्घकालिक माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। मैंने इस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाया है, तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो इसे जरूर देखें। ऐसी अन्य डाइट्स भी हैं जो कुछ खास कार्ब्स को हटाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सोरासिस को मैनेज करने के लिए कुछ लोग एक विशेष कार्बोहाइड्रेट डाइट या एससीडी अपनाने का तरीका आजमाते हैं। एससीडी का उद्देश्य सूजन को कम करना है। इसके लिए वे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हटाते हैं जिन्हें पचाना मुश्किल होता है और जो आंत में किण्वित होकर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का कारण बनते हैं। एससीडी के सिद्धांत और तर्क यह है कि आप जटिल कार्ब्स जैसे डिसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स को हटा देते हैं, जो आंत में असंतुलन और सोरासिस के भड़कने में योगदान कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने एससीडी की तुलना उस फाइटोन्यूट्रिएंट समृद्ध डाइट से की है जिसे मैं सोराइसिस मैनेज करने के लिए सुझाता हूं। मेरे अनुभव में आंत के माइक्रोबायोम की समस्याओं को लक्षित प्रोबायोटिक्स से संबोधित करना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स से सपोर्ट करना प्रभावी है। एससीडी में वह सटीकता नहीं जो अक्सर इसके नतीजे असंगत रहते हैं। एक और डाइट जो आंत से जुड़ी स्थितियों जैसे सोराइसिस को मैनेज करने के लिए सामने आती है, वह है लो फॉडमैप डाइट। यह डाइट खास तौर पर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स को सीमित करने के लिए बनाई गई है, जो आंत में असुविधा सूजन ट्रिगर कर सकते हैं। मैं इसे आपके लिए थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। आपके पास हाई लो फॉडमैप फूड्स होते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। हाई फॉडमैप फूड्स में सेब, नाशपाती, आम, चेरी फल शामिल हैं। कुछ सब्जियां, लहसुन, प्याज, फूल गोभी, मशरूम, साथ ही डाले डेयरी उत्पाद इसमें आते हैं। आपको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कृत्रिम मिठास, स्वीटन्स से बचना चाहिए। एफओडीएमएपीज छोटे चेन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, अल्कोहल्स होते हैं जो छोटी आंत में ठीक से अवशोषित नहीं होते, जिससे फर्मेंटेशन, आंत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एफओडीएमएपीज का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसैक्राइड्स, जो गेहूं, प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। आप डिसैक्राइड्स भी ले सकते हैं, जो दूध और दही जैसे लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। और आप मोनोसैक्राइड्स ले सकते हैं, जो सेब और शहद जैसे फ्रुक्टोज समृद्ध खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। आपके पास पॉलियोल्स भी होते हैं, जो शुगर अल्कोहल्स होते हैं, और ये आपको चेरी और आलू बुखारा जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं। इसमें एक एलिमिनेशन फेज होता है, जिसमें आपको ये सभी हाई फॉडमैप खाद्य पदार्थ छोड़ने होते हैं, और फिर एक रीइंट्रोडक्शन फेज होता है, जिसमें ये खाद्य पदार्थ धीरे धीरे आपकी सहनशीलता के अनुसार वापस शामिल किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी डाइट्स हैं जो कार्ब्स और फाइबर को सीमित करती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वास्तव में आंत माइक्रोबायोम में सूजन के लिए असरदार है? इनमें से कई डाइट्स की समस्या यह है कि ये सीधे उस जड़ तक नहीं पहुंचती जो असल में आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी है। आपके पास बैक्टीरिया हैं जो कार्ब्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे अत्यधिक वृद्धि हानिकारक उप उत्पादों का निर्माण करती है। अत्यधिक वृद्धि सीबो और कैंडिडा जैसी स्थितियों में हिस्टामीन का स्तर बढ़ाती है, सूजनकारी साइटोकाइंस बनाती है, और थकान, पेट फूलना, दिमागी धुंध, सुस्ती लक्षण देती है। अब तक जिन डाइट्स के बारे में मैंने बात की है, वे कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फाइबर को संबोधित करती हैं, लेकिन वे समस्या की जड़ यानी दीर्घकालिक आंत माइक्रोबायोम स्वास्थ्य को नहीं सुलझाती। असल में ये डाइट्स अस्थायी समाधान हैं जो असली समस्या को टाल देती हैं। तो अब मैं अपने तीसरे बिंदु पर आता हूं। आदर्श सोरासिस डाइट माइक्रोबायोम विशिष्ट होनी चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचता, जो कि आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी है।
इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने का एकमात्र तरीका लक्षित फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विशेष प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन से है। एक आदर्श फाइटो डाइट बनाना रणनीतिक दृष्टिकोण और आंत के काम करने के तरीके की गहरी समझ मांगता है। यहीं पर माइंडपेट इम्यूनिटी दृष्टिकोण काम आता है। हम सटीक प्रोबायोटिक्स से आंत माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने से शुरुआत करते हैं। ये वे सामान्य प्रोबायोटिक्स नहीं जो बाजार में आसानी से मिलते हैं। ये क्लिनिकली प्रमाणित हैं और खास तौर पर आंत से जुड़ी समस्याओं के लिए बनाए गए हैं। आपको न तो ज्यादा CFU काउंट्स चाहिए, न ही कई तरह के स्ट्रेन्स या रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। आपको बस 4 सटीक स्ट्रेन्स चाहिए जो आंत में एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया नियंत्रित रहते हैं और सूजन व सोराइसिस काफी हद तक कम हो जाते हैं। इन स्वस्थ कॉलोनियों को बनाए रखने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेहद जरूरी हैं और ये ज्यादातर पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। यहाँ थोड़ा विषय बदलते हैं। कुछ प्रोटीन भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे सूजन हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ जटिल प्रोटीन फ्लेयरअप्स को भड़का सकते हैं, इसलिए इनके साथ सावधानी बरतना समझदारी है। हालांकि इन डाइटरी तरीकों को जरूरत से ज्यादा अपनाना भी आसान है। उदाहरण के लिए एक वेगन या पूरी तरह से पौधों पर आधारित डाइट को ही लें, जहां यह फायदेमंद हो सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा भी हो सकती है। वेगन डाइट एक पौधों पर आधारित आहार है जिसमें सभी पशु उत्पादों को बाहर रखा जाता है, जैसे मांस, डेयरी, अंडे और शहद। यह पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर केंद्रित रहती है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखता हूं वह यह है कि बहुत से लोग पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं करते, जिससे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है। यह एक गंभीर समस्या है, खासकर जब आप सूजन, विशेष रूप से आंतों में से निपटने की कोशिश कर रहे हों। आपके शरीर को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है और आपके दैनिक आहार का लगभग 25% हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। एक और समस्या यह है कि लोग वेगन या पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, जो अक्सर अस्वस्थ प्रोसेस्ड सामग्री से भरे होते हैं, जैसे नकली मांस, नकली चीज और हानिकारक रसायनों वाले एडिटिव्स। यह तरीका मेरे क्लाइंट्स को वह परिणाम नहीं देता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। एक अधिक संतुलित और टिकाऊ विकल्प मेडिटेरेनियन डाइट हो सकता है। मेडिटेरेनियन डाइट भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों की पारंपरिक खाने की आदतों पर आधारित है। यह डाइट संपूर्ण बिना प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है, जिसमें पौधों पर आधारित सामग्री, स्वस्थ वसा और लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दी जाती है। मेडिटेरेनियन डाइट की एक सीमा यह है कि यह फाइटोन्यूट्रिएंट्स के सेवन को ट्रैक करने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं देती। इसके अलावा यह भी बेहद जरूरी है कि आपकी रोजाना की कैलोरी का 50% ओमेगा फैट्स से आए, जो माइक्रोबायोम की सेहत के लिए आवश्यक हैं। हालांकि मेडिटेरेनियन डाइट में कई लाभकारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं, लेकिन पोषक तत्वों की ट्रैकिंग में असंगति के कारण असंतुलन हो सकता है। अपने क्लाइंट्स के लिए हम एक सटीक तरीका अपनाते हैं। हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि डाइट आंत माइक्रोबायोम को सपोर्ट व ऑप्टिमाइज कर रही है। इस तरह की लक्षित रणनीति सोराइसिस में दीर्घकालिक उपचार को बढ़ावा देने वाली ऑटोइम्यून सूजन के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है। और इसी से मैं अपने चौथे विचार पर आता हूं, खाद्य डायरी रखना और फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना। सोराइसिस से उबरने के लिए यह समझना जरूरी है कि अपनी व्यक्तिगत खाद्य संवेदनशीलताओं को ट्रैक करने से सूजन में कमी आ सकती है। सोराइसिस के प्रबंधन की बात करें तो सही आहार में आपके व्यक्तिगत खाद्य ट्रिगर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने सोराइसिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें बताया गया है कि कौन से टेस्ट सबसे प्रभावी हैं और उनके परिणामों की व्याख्या कैसे करें। यह बहुत जरूरी है कि सोराइसिस के मामले में कोई भी आहार व्यक्तिगत खाद्य अरुचियों, संवेदनशीलताओं और एलर्जी को संबोधित करे। इन ट्रिगर्स को ट्रैक करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है एक फूड डायरी रखना। और मुझे पता है कि यह थोड़ा झंझट भरा लग सकता है, लेकिन हमारे सभी सोराइसिस क्लाइंट्स के लिए यह एक अनिवार्य कदम है। एक बात याद रखने वाली है कि जब आपको फ्लेयर अप हो रहा हो तो लगभग हर खाना समस्या जैसा लग सकता है। हालांकि जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, आपको लग सकता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो पहले समस्या पैदा करते थे अब ठीक हैं। और इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपनी खाद्य संवेदनशीलताओं की नियमित रूप से निगरानी और अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्थिति सुधरती है ये बदल सकती है। खाद्य संवेदनशीलता की जांच के 4 मूल प्रकार होते हैं। आप क्लासिक स्किन प्रिक टेस्ट अपने एलर्जिस्ट के क्लिनिक में करवा सकते हैं। आप सीरम ईडी टेस्ट करवा सकते हैं और यह एक ब्लड टेस्ट है जिसे आमतौर पर बीमा कवर करता है। आपके पास सीरम IgG4 टेस्ट भी होते हैं और ये संवेदनशीलता के टेस्ट होते हैं। और एक सीरम मीडिएटर रिलीज टेस्ट भी है जो सबसे नया टेस्ट है। मैं अक्सर इन टेस्टों की समीक्षा अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूं और उन्हें यह समझाने में मार्गदर्शन करता हूं कि इन नतीजों का उनके आहार और समग्र स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है। तो अगर आप सोराइसिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट की व्याख्या में गहराई से जाना चाहते हैं तो इस विषय पर मेरा एक विस्तृत वीडियो भी है। इसमें मैं विभिन्न टेस्ट, फायदे, नुकसान और टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा समय कवर करता हूं।
फ्लेयर के दौरान टेस्ट करवाना आदर्श नहीं होगा, क्योंकि उस समय फॉल्स पॉजिटिव्स की संभावना अधिक होती है। जब आप अधिक स्थिर स्थिति में होते हैं, तब टेस्ट करवाने से आपको संवेदनशीलताओं के असली कारणों की स्पष्ट तस्वीर और समझ मिलती है। और इसी के साथ मैं आखिरी बिंदु पर आता हूँ। मैं जल्दी से दो और डाइट्स का जिक्र करूंगा। एक है ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल। यह डाइट अक्सर सोराइसिस जैसी ऑटो इम्यून स्थितियों के लिए सुझाई जाती है, पर उन खाद्य पदार्थों से बचने या फाइटोन्यूट्रिएंट विविधता बढ़ाने में यह विशिष्ट नहीं है। यह आंत के माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती, जो सोराइसिस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जरूरी है। इसी तरह एक डाइट है जिसे लो हिस्टामिन डाइट कहते हैं, जिसके बारे में अक्सर सोराइसिस के संदर्भ में चर्चा होती है, क्योंकि यह सूजन पर केंद्रित है। इस डाइट के पीछे विचार है कि उन खाद्य पदार्थों से बचा जाए जो आमतौर पर हिस्टामिन रिलीज को ट्रिगर करते हैं, जिससे सोराइसिस के लक्षण और खराब हो सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने अभी एआईपी डाइट का जिक्र किया, वैसे ही लो हिस्टामिन डाइट भी आंत के माइक्रोबायोम के स्वास्थ्य की मूल समस्या को संबोधित नहीं करती, जो कि सोराइसिस में हिस्टामिन उत्पादन और कुल मिलाकर सूजन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत संवेदनशीलताओं के अनुसार नहीं बनाई गई है, जो कि सोराइसिस जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में बेहद जरूरी हैं। तो संक्षेप में ये वे 4 मानदंड हैं जिनका मैं सोराइसिस के लिए आदर्श डाइट विकसित करने में उपयोग करता हूँ। पहला, डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मुझे फाइटो डाइट पसंद है। दूसरा, आपको ऐसी चीज चाहिए जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे, और यहाँ हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन सही अनुपात में। हमें ऐसी चीज चाहिए जो माइक्रोबायोम विशिष्ट हो, और इस समस्या को हल करने के लिए मैं लक्षित प्रोबायोटिक्स का उपयोग करता हूँ। और चौथा, आपको खाद्य संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। माइंडबट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम इन सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कस्टम प्लान विकसित करने में काफ़ी समय लगाते हैं। हम कोचिंग भी प्रदान करते हैं ताकि जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित हो। हम दवाओं पर केंद्रित प्रैक्टिस की तुलना में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। हम लोगों को घर से ही अपनी डाइट मैनेज करना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान, फूड गाइड, रेसिपी और ग्रोसरी लिस्ट। हमारे क्लाइंट्स असमंजस में न रहें और अपनी स्थिति को संभाल सकें। अगर आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं और आपने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ पाए हैं जो आपकी स्थिति में सुधार लाते हैं, या कुछ ऐसे जो लक्षणों को और खराब कर देते हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा। यही इस सत्र का समापन है। मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जिनमें मैंने अलग अलग डाइट्स की तुलना फाइटो डाइट से की है और बताया है कि वे किस तरह से टक्कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, और ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंडबट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे।